तो देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है, एक बार ना मैं आपको, आज का टॉपिक वैसे हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया, उसमें इमेज फॉर्मेशन, मिरर फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स, तो सब कुछ प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, ठीक है। यहाँ से एक बार क्विक रिकैप करते हैं और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी समझते हैं, ठीक है। देखो, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो लाइट है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अपना सफर तय करती है, ट्रेवल करती है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ट्रांसफर ऑफ लाइट या मूवमेंट ऑफ लाइट या ट्रेवल ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सपोज मान लो कहीं पे जैसे ये बल्ब है, ठीक है, यहाँ आसपास एयर है, तो ये बल्ब से एक लाइट आई एयर के थ्रू, और सामने मान लो पानी रखा हुआ है और या फिर ग्लास रखा हुआ है, उसके अंदर वो एंटर करती है। तो एयर से जो ग्लास के अंदर एंट्री हुई, तो उस दौरान वहां पर क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करे, फिर उस ग्लास से अगर वो ट्रांसपेरेंट होगा तो उस ग्लास से वो पार होकर फिर वापस से एयर में जाएगी, तो दोबारा से रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्लियर है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होना, उसका ट्रांसफर होना, मूवमेंट होना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अच्छा, आपको मैंने कल की क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कराया था, और उससे पहले की क्लास में आपको मैंने रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब भी कराया था। ग्लास स्लैब पता, अगर एक कांच का एक आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उससे अगर लाइट पास होती है तो कितनी बेंड होती है, कितने एंगल पे बेंड होती है, कितना लेटरल शिफ्ट आता है, सारी बातें मैंने आपको उसमें बताई थी, ठीक है। आप लोग वो वाली क्लास मैंने आपको कराया था, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा नंबर है जो हमें ये बताता है कि जो लाइट है जिस मीडियम में उसने एंट्री करी है वो कितनी स्लो हुई है वैक्यूम में लाइट की स्पीड के मुकाबले, ठीक है। या इसका एक फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मान लो मैं मीडियम 2 का निकाल रहा हूँ मीडियम 1 के मुकाबले, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको कल की क्लास में कराया था। इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि आज का टॉपिक है। देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में ना दो लॉज है, पहला लॉ और दूसरा लॉ। पहले लॉ को ना हम एक और नाम से बोलते हैं स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन के लॉज बता रहा हूँ आपको मैं, उसमें पहला लॉ का नाम हमने क्या रखा है, स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल्स लॉ होता क्या है, जो रिफ्रैक्शन का लॉ है मैं अभी आपको बताता हूँ, और दूसरा जो है उसके अंदर क्या बताया गया वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें पहला लॉ जो बताया उसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या होता है स्नेल्स लॉ, वो क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equal to a constant whether it is of any color of light। मतलब आपकी लाइट का कोई सा भी कलर हो, कोई सा भी मीडिया हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। स्नेल्स लॉ यही कहता है कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मतलब साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है, वो जो वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट के बराबर होगी, चाहे लाइट का आपका कोई सा भी कलर हो, सबके लिए अप्लाई होगा, और साथ में जो भी मीडियम है उसके लिए अप्लाई होगा। कहोगे इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट कहाँ मिलेगी, जो मैंने आपको बोला ना वही है। और नहीं तो आप एनसीईआरटी की बुक खोल सकते हो, चैप्टर लाइट, उसमें ना हेडिंग है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके अंदर ये दोनों पॉइंट्स लिखे हैं, वो आप वहाँ से पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपको सबसे पहले लिखा होगा द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर, फर्स्ट पॉइंट डालोगे यहाँ पे, और वहाँ पर वो स्टेटमेंट लिख दोगे, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sign of angle of refraction is equal to a constant, ठीक है, for any color of light and for any medium, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख दोगे। और सबसे जरूरी बात, जो एंगल आई है वो आप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा के लिए ये वैलिड है। मतलब ये जो साइन आई अपॉन में साइन आर यानी कि स्नेल्स लॉ है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या लेना है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा लेना है, ठीक है। इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं, और रिफ्रैक्शन का ये पहला नियम है। आएगा एग्जाम में तो लिख लोगे, दिस क्वेश्चन मे बी कम इन योर एग्जाम, ठीक है, तो अच्छे से इसको दिमाग में रखो। नेक्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। क्या मतलब है, जैसे मान लो ये ना मेरा ग्लास स्लैब है, ठीक है, एक ना लाइट आ रही है, ऐसे लाइट की रे आ रही है, ये आपको पता है रेयरर से डेंसर मीडियम, मतलब एयर से ग्लास में आ रही है, तो पता है आपको बेंड होगा, किस तरह बेंड होगा बताओ, टुवर्ड्स या रेयर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरह बेंड कराया मैंने, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट पाथ बताओगे तो आपको पता है क्या बनना है, ठीक है। या अगर ये ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करा जाता है तो क्या बन जाता है, ये
पैरेलल बन जाएगा इसके। आ रही है बात समझ। और ये जो शिफ्ट है ऐसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। आपको ये एंगल दिख रहा है, एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। ये आपको दिख रहा है क्या है, आपका एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो है आपका एंगल आई है। अब यहाँ पर देखो, इंसिडेंट रे है आपका ये, रिफ्लेक्टेड रे है ये, और ये जो निकला ये क्या है, इमर्जेंट रे। ये तीनों की बात करें ना तो प्लेन इसका ये बोर्ड का ही प्लेन है। ऐसा नहीं हुआ कि इसमें गया और ऐसे बाहर निकल आया, इसने प्लेन को फॉलो किया। समझ आ रही बात, इसने प्लेन को फॉलो किया। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये देखो नॉर्मल को देखो, ये रहा नॉर्मल, तीनों को देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, तीनों का जो प्लेन है वो ये बोर्ड वाला ही प्लेन है। अगर मान लो सपोज यहाँ ग्लास स्लैब रखा होता है, इंसिडेंट रे आती, इंसिडेंट रे आई, फिर इसके बाद रिफ्रैक्टेड रे यहीं होगी, ये प्लेन में है, ऐसा नहीं होगा इधर आ जाएगी। अगर ऐसे आ रही है तो प्लेन चेंज हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे, और यहीं पे नॉर्मल होगा। प्लेन आपका यही रहेगा, ये जो आपको दिख रहा है सब प्लेन। अगर मान लो मैं ऐसे ला रहा हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे यहीं, यहाँ ग्लास स्लैब है, इंसिडेंट रे यहाँ पर, रिफ्रैक्टेड रे, इसने वो नहीं बदला अपना, इधर नहीं चला गया ये, ना इधर चला गया। अगर ये इधर और इधर चला जाता तो क्या बच जाता, अपना प्लेन चेंज कर लेता, लेकिन ऐसा प्लेन चेंज नहीं होगा। और ये आपका ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ आ रही है बात। ये आपके क्या हो गए, लॉज हो गए। इसके बाद देखो लेंस, रिफ्रैक्शन पता है आपको, जो लेंस है वो रिफ्रैक्शन कराता है आराम से। जो हमारा लेंस होता है ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो रिफ्रैक्शन करा सकता है। इससे क्या होता है, लाइट पास होती है तो मीडियम चेंज हो जाता है। मीडियम चेंज, एयर से अगर मान लो लाइट इसके अंदर लेंस के अंदर एंटर कर रही है तो मीडियम चेंज होगा। और आपको पता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब जो हमारे लेंस है वो दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह के होते हैं मतलब, एक होता है कनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स लेंस। क्या होता है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस क्या होता है, देखो कनकेव लेंस पहले होता कैसा है, वो लेंस जो क्या हो, बीच से पतला हो, साइड से मोटा हो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये आपका कौन सा व्यू है, लेफ्ट मतलब साइड से देखने वाला व्यू है। इस लेंस को साइड से देखा जा रहा है, इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको कन्वेक्स लेंस की बात करूँ तो ये बीच से मोटा होता है और साइड से, जैसे अभी जो मैंने आपके सामने ये स्पेरिकल लेंस पहना हुआ है, ये कनकेव लेंस है, मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, और बीच से क्या ये पतला दिख रहा है। तो ये वाला व्यू आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये फ्रंट व्यू हो गया, लेकिन ये वाला लेटरल व्यू है, देख सकते हो लेटरल व्यू मैंने यहाँ पे बनाया है, दिख रहा है। साइड से मोटा और बीच से पतला, साइड से मोटा है और बीच से पतला। तो कनकेव लेंस की सबसे बड़ी डेफिनेशन ये है, द लेंस विच इज थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एंड, ठीक है, या कॉर्नर। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे बीच से ठीक होता है और साइड से क्या होता है, थिन होता है। समझ आई बात, अगर आए तो डेफिनेशन देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो देखो कनकेव लेंस का हम लोग यूज कहाँ रखते हैं, आपको पता होगा, जिनको मायोपिया होता है, जैसे मेरे को मायोपिया की प्रॉब्लम है, मतलब दूर का ब्लर दिखता है, तो मैं कौन सा लेंस यूज कर रहा हूँ, कनकेव, अपने प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। और जिनको हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत होती है, जिनको पास का ब्लर दिखता है, दूर का ठीक दिखता है, पास का ब्लर दिखता है, उसके लिए वो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अच्छा एक और जरूरी चीज, आपका जो आपकी जो रियल लेंस है ना, आपके आंखों की, जो आपके आंखों के जो रियल लेंस है, आपके आंखों में जो पता है ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस ही होता है। कैमरे में आपने देखा लेंस, कैमरे का जो लेंस होता है वो भी कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स, ठीक है। आ रही बात समझ। और इसके अलावा आप बहुत सारे लेंस आपने जगह जगह देखे होंगे, टेलीस्कोप में लेंस यूज होता है, या बाइनोकुलर में लेंस होता है। कौन सा लेंस यूज होता है बाइनोकुलर में, बताओ, कन्वेक्स, बताओ। अच्छा, और इसमें क्या, इसमें ये क्या नाम, मैग्नीफाइंग ग्लास, कन्वेक्स। समझ आ रही बात, समझ आ रही बात ना। बाइनोकुलर में कनकेव लेंस यूज होता है, वेट, बाइनोकुलर में तो देखो बाइनोकुलर वाला जो बात कर रहे थे वो उसमें आपका यूज होता है कन्वेक्स लेंस, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कन्वेक्स लेंस यूज होता है। कारण क्या है, कन्वेक्स लेंस यूज करने का कारण क्या करता है, एनलार्ज कर देता है आपकी इमेज। आप देखते हो ना, जूम कर लेते हो बाइनोकुलर से, दूरबीन कहते हैं हिंदी। टेलीस्कोप में भी क्या यूज होता है आपका, कन्वेक्स लेंस। समझ आई बात। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, रेज को कन्वर्ट कराना होता है, ना एक जगह पे रेज को कन्वर्ट करना। आपने कागज में कभी इस्तेमाल करके मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके आपने कभी आग लगाई होगी, कागज में बचपन में करे होगे, ठीक है। वो होता क्या है, जब बहुत सारी रेज उस पर पड़ती है, तो मैं बता देता हूँ, जैसे बहुत सारी रेज इस पे आ रही है, ठीक है, फॉल हो रही है, तो जब आती है पैरेलली तो ये क्या करती है, रेज को क्या कर देती है, कन्वर्ट करा देती है।
अच्छा, इसी प्रॉपर्टी की वजह से कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। जैसे ये जो कनकेव मिरर है ना, ये क्या करती है? रेस को क्या कर देती है? डाइवर्स कर देती है। क्या कर देती है? डाइवर्स कर देती है। ठीक है, रेज ऐसे फैल जाती हैं जब इनसे पास होती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग। ये बात याद रहेगी। बोलो, यूजेस मैंने आपको बताया इसके थोड़े से। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस हो गया। अच्छा, इसके अलावा देखो, मैं आपको कुछ ना टर्म्स बता देता हूँ उसके अंदर। जैसे कि आपने मिरर के अंदर कुछ टर्म्स पढ़ी थी, कल की क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, तो उस इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। जैसे मिरर में आपने पोल पढ़ा, फोकस पढ़ा, तो उसके लिए भी यहाँ पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो बोर्ड इरेज कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो यहाँ पर लेंस के बारे में आपको क्या बताता है, अभी मैंने आपको काफी बातें बताई, उसके यूजेस बताए, कन्वर्जिंग किसको कहते हैं, डाइवर्जिंग किसको कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें बताई। अभी आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ जो इमेज फॉर्मेशन के लिए, लेंस की जो इमेज बनाने के लिए, जैसे हमने मिरर के हमें इमेज बनाने के लिए पहले समझा था कि कोई मिरर है कनकेव या कन्वेक्स, तो उसमें क्या क्या टर्म्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वैसे हम लोग लेंस के लिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कनकेव लेंस बनाते हैं। एक कनकेव लेंस के अंदर ये मैंने क्या बनाया? कनकेव लेंस। क्या ये? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का नाम आपको पता होगा, डाइवर्जिंग लेंस है। कारण आपको पता है, जब भी रेज इससे आती है, रिफ्रैक्ट होने का क्या कर जाती है? डाइवर्स कर जाती है। रिफ्रैक्ट होने का क्या हो जाती है? डाइवर्स, फैल जाती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। देखो, जो लेंस का जो सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? ऑप्टिकल सेंटर। क्या ये ऑप्टिकल सेंटर? याद रहेगा। ठीक है, आ रही बात समझ? अच्छा, इससे ना आप एक लाइन पास कराओगे जिसको आप कहोगे प्रिंसिपल, क्या बोलोगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसके अंदर आपको पता है अगर इसका ये पूरा पार्ट बनाओगे, एक स्फेरिकल हिस्सा बनेगा, और इसको ऐसा बनाओगे तो क्या बनेगा? एक स्फेरिकल हिस्सा बनेगा। तो इसका कोई सेंटर होगा, इस वाले का एक सेंटर होगा। ठीक है, इस वाले का एक सेंटर होगा या नहीं होगा? देखो, अगर ये देखो, यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इसका पूरा एक हिस्सा बनाऊं तो एक हिस्सा ये मिलेगा स्फेरिकल और एक हिस्सा मिलेगा स्फेरिकल। मैंने इमेजिनरी आपको बता के दिखाया। तो इसका एक सेंटर रहा होगा और इसका एक सेंटर रहा होगा। पता है इस वाले सेंटर को नाम क्या देंगे? 2F1। और ये ऑप्टिकल सेंटर और ये 2F1 के बीच में जस्ट जो बीचों बीच पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे? F1। और ये वाला 2F1। यहाँ पर ये जो सेंटर इसे बोलेंगे 2F2। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे? F2। पहले बताओ ये टर्म क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको ये नहीं पता होगा ना, आप इमेज फॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम वहाँ अलग अलग केसेस लेंगे कि अगर मैं 2F1 के पीछे ऑब्जेक्ट को रखूँ तो इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 पे रखूँ तो इमेज कहाँ बनेगी, 2F1 और F1 के बीच में रखूँ तो इमेज कहाँ बनेगी। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। समझ आई बात? अच्छा, ध्यान रखना, इसका फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ की, तो ऑप्टिकल सेंटर और ये F1 या F1 और F2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। कनकेव मिरर में मामला क्लियर है। कन्वेक्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ सेम चीज। कन्वेक्स में भी ऐसे ही होता है। इसका जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से एक लाइन पास करेंगे, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस था, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर भी क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ देखो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब ये देखो, इसका एक पार्ट बनाओगे कुछ इस तरीके का, इसका एक बनाओगे इमेजिनरी, तो क्या होगा? इस तरीके का होगा। इसका एक सेंटर होगा, तो हम क्या बोलेंगे? 2F1। इन दोनों के बीच का जो सेंटर होगा उसे क्या बोलेंगे? F1। इसका होगा 2F2 और इन दोनों के बीच का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे? F2। समझ आए बात? ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, पहले इतनी टर्म क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, यानी कि कनकेव लेंस और ये जो कन्वेक्स लेंस है, इससे क्या बनाएंगे हम लोग? इमेज फॉर्मेशन करेंगे, सारे केसेस करेंगे। जब मैं आपको बता दूं, कन्वेक्स लेंस के कितने केसेस होते हैं? यहाँ पर 6 केसेस कन्वेक्स लेंस के होते हैं, और कनकेव के कितने होते हैं? 2। ठीक है, मिरर के अंदर जस्ट अपोजिट होता है। कनकेव मिरर के 6 केसेस हमें पढ़ने होते हैं, और कनकेव कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस। और यहाँ पर कनकेव लेंस के 2 केसेस हैं, और कनकेव मिरर के कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं। ठीक है, तो टोटल 8
हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है कन्वेक्स के 6 और कनकेव के 2। कल के मतलब कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ पे बात समझ आ रही है। डाउट?